नमस्कार दोस्तों। भारतीय संविधान की विकास यात्रा में आपका स्वागत है। अभी तक हमने 1857 के विद्रोह के पूर्व के कंपनी शासन के अधीन आए हुए अधिनियमों को देखा। अब हम 1857 के बाद के ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आए हुए अधिनियमों को देखेंगे। आज हमारी कोशिश होगी कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के 3 अधिनियमों को जल्दी जल्दी से देखने की कोशिश करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1857 का अधिनियम। बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि की बात करें तो 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति हमें ये दिखाती है कि भारतीय जनमानस ब्रिटिश शासन से संतुष्ट नहीं था। चाहे आम जनता हो, कृषक हों, हस्तशिल्प उद्योग हों या राजघराने, एक बड़े लेवल पे, एक बड़े स्तर पे हमें विद्रोह देखने को मिला। तो 1857 की क्रांति का जब उन्होंने विवेचन किया तो उन्हें लगा कि कंपनी शासन द्वारा किए गए सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक हस्तक्षेप एक महत्वपूर्ण कारण साबित होते हैं। तो कंपनी, जो कि एक मिडिल मैन थी एक तरीके से ब्रिटिश क्राउन और भारतीय जनता के बीच, उसको हटाते हुए क्राउन ने, ब्रिटिश सरकार ने शासन प्रत्यक्ष अपने हाथ में लेने की सोची और उसी के आधार पे ये 1858 में एक्ट आता है। उसके प्रावधान जो हैं देखा जाए तो पहली बात, कंपनी का शासन समाप्त। कंपनी का शासन मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी के शुरू में 24 थे, बाद में 18 हुए, उनका शासन समाप्त होता है और ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित होता है। ठीक है। इस तरीके से जो द्वैध शासन हमें देखने को मिला पिट्स इंडिया एक्ट के बाद कि एक तरफ कंपनी का सीओडी अपने शासन को चला रहा था और क्राउन का प्रतिनिधि बोर्ड ऑफ कंट्रोल शासन चला रहा था। तो एक द्वैध शासन जो शुरू हुआ था वो 1858 के एक्ट के द्वारा ख़त्म होता है। दूसरा महत्वपूर्ण, गवर्नर जनरल जो कंपनी का प्रतिनिधि था, अब वह ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि है और उसे वायसराय कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग ऐसे पहले वायसराय बने। ठीक है। उन्हें वार्षिक रूप से भारत में चल रही शासन की नैतिक व आर्थिक प्रगति की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष रखनी थी। ठीक है। अगली बात, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि एक 6 सदस्यीय निकाय था, ये सरकारी निकाय ही था, पर उसको हटा दिया जाता है। उसकी जगह भारत सचिव व उसकी एक परिषद का गठन किया जाता है जो कि 15 सदस्यों से बनी थी। भारत सचिव एक ब्रिटिश सरकार का मंत्री होगा। ठीक है। जो परिषद होगी वो उसमें कम से कम आधे सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें भारत में 10 या अधिक वर्षों तक सेवा करने का अनुभव होगा और यह एक निगमित निकाय होगी। निगमित निकाय मतलब कि एक आप इनके ऊपर केसेस कर सकते हैं या तमाम चीज़ें, एक लीगल पर्सन टाइप से आप समझिए। ठीक है। और इनका खर्च भारतीय खजाने पर आरोपित होगा, ये एक महत्वपूर्ण बात है। ठीक है। साथ ही विलय व विस्तार की नीति का त्याग कर दिया गया। देखिए, पहले भी कभी युद्ध के द्वारा, कभी सहायक संधि और गोधड़प नीति, फिर अवध जैसे क्षेत्रों को प्रशासन के आधार पे अपने क्षेत्र का काफ़ी हद तक विस्तार इन्होंने कर लिया था। और 1857 के विप्लव के पीछे राजघरानों का या गोधड़प नीति का बहुत बड़ा योगदान था। तो उनको लगा कि और ज़्यादा नाराज़ करना इन्हें बेहतर नहीं होगा। और एक बड़ी बात यह है कि अन्य रजवाड़ों ने एक तरंग रोध का भी काम किया। इन्होंने जो है सहयोग किया भारतीय रियासतों ने कई ब्रिटिश शासकों का। तो उन्हें ऐसा लगा कि ये एक बैरियर, एक तरंग रोध की तरह काम कर रहे हैं। तो इन्हें जो है अब
अपने साम्राज्य में लाना बेहतर नहीं है, तो उन्होंने विलय व विस्तार की नीति का वो त्याग करते हैं। ठीक है, जैसा मूल्यांकन में मैंने कहा कि विलय विस्तार की नीति का परित्याग कोई इनके कुल मिला के ये भी एक नीतिगत कदम ही था, सोचा समझा कदम भी कह सकते हैं, कोई दया भाव से नहीं था ये। अगली बात, मूल्यांकन में एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ब्रिटिश नियंत्रण या ब्रिटिश क्राउन का 1858 में आना, ये 1857 के विप्लव को ही इसका एक कारण नहीं मान सकते, क्योंकि इस नियंत्रण की शुरुआत पहले से हो चुकी थी। कब से? रेगुलेटिंग एक्ट से, या बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति के साथ ही। जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 का, तो वो आता ही है ब्रिटिश कंपनी पर नियंत्रण हेतु। ठीक है, फिर 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, वो कहीं ना कहीं एक अगला कदम देती है जो कि एक द्वैध शासन टाइप का स्थापित करती है। ठीक है, फिर 1793 में 20 वर्षों हेतु है केवल कंपनी के एकाधिकार को बढ़ाना, फिर 20 वर्षों हेतु बढ़ाना और एकाधिकार को ख़त्म करना, केवल चाय व चीनी व्यापार, यानी चीनी यानी यहाँ चीन से तात्पर्य है, व्यापार पर एकाधिकार केवल बना रहा। फिर 33 में 20 वर्षों हेतु बढ़ाया, एक्सटेंड किया और एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया कंपनी का। और 53 में तो कोई निश्चित टाइमलाइन नहीं दी गई थी कि आगामी 20 वर्ष या ऐसा कुछ। उन्होंने कह दिया था कि जब क्राउन चाहेगी वो अपने हाथ में शासन ले सकती है। तो एक तरीके से कहीं भी मतलब ऐसा नहीं प्रतीत होता कि आगे भी कंपनी के शासन को बनाए रखने की उनका कुछ मन था। तो ये आप कुछ साल, 2 साल, 10 साल में होना ही था। ठीक है, साथ ही एक और बात कि मुग़ल शासकों की समाप्ति होती है जो चली आ रही थी बहुत समय तक, वो ख़त्म होता है। बीच में एक बार बजट भी अपने यहाँ आता है, ये इसका भाग नहीं है पर एक इम्पोर्टेंस, एक इन्फॉर्मेशन है इम्पोर्टेंट, तो बता दे रहा हूँ कि बजट भी 1860 में आता है। आइए फिर आगे देखते हैं 1861 के अधिनियम को देखते हैं। देखिए 1858 का अधिनियम तुरंत के लिए आया था एक नई व्यवस्था बनाए रखने के लिए कंपनी शासन की समाप्ति पर। तो 61 का अधिनियम उसका आप अगला भाग कह सकते हैं इसी अधिनियम का। तो केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार होता है। ठीक है, और कम से कम आधे सदस्य गैर सरकारी होंगे, ऐसी बात कही जाती है। ठीक है, उन गैर सरकारी सदस्यों का नाम निर्दिष्ट वायसराय को करने का अधिकार मिला। और पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में 3 भारतीयों का प्रवेश होता है। कौन कौन? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। ठीक, 1833 के एक्ट में हमने देखा था कि प्रशासनिक केंद्रीकरण शुरू हुआ था। 1861 में वापस से बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों को कानून निर्माण की शक्ति मिलती है। हालांकि उस पर वायसराय की सहमति अनिवार्य रहती है, पर फिर भी प्रशासनिक विकेंद्रीकरण हमें देखने को मिलता है, जो कि 1935 के एक्ट से 35 तक जाता है, या भारतीय, ये खैर मैं आगे बात करूँगा। फिर एक और पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत होती है, मंत्रिमंडलीय या संभागीय व्यवस्था भी कह सकते हैं आप इसको। पोर्टफोलियो प्रणाली का मतलब सीधा सा है कि जैसे कि वित्त व्यवस्था के लिए एक अलग मंत्री होगा, रक्षा व्यवस्था के लिए अलग मंत्री होगा, तो यही पोर्टफोलियो प्रणाली होती है। पहले सभी लोग सभी कार्य देखते थे। साथ ही संकटकालीन व्यवस्था में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है 6 माह के लिए। आगे हमें हमारे संविधान में भी दिखाई देता है। तो आगे बढ़ते हैं 1892 का एक्ट। 1892 के एक्ट में भी कुछ खास नहीं, प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों का विस्तार होता है। ठीक है, कम से कम 40% गैर सरकारी सदस्य रहेंगे। इनकी यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट इस महत्वपूर्ण चीज़ जो है इस एक्ट में कि इनकी नियुक्ति हेतु अप्रत्यक्ष ध्यान दीजिएगा, वह सीमित, अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं हो रहा है, उनके भी प्रतिनिधि कुछ लोग चुनेंगे, और सीमित मतलब कि सीमित लोग ही, सभी को नहीं मिल रहा, सार्वभौमिक वैश्विक नहीं है, ये चुनावी प्रावधान होंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ निर्वाचन या चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, नियुक्त की ही बात की गई है पर चुनाव के कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं।
तो प्रथम बार अगर बात की जाए, पूछा जाए आपसे कि निर्वाचन की बात इन द सेंस कि निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ दिखाई देती है, वो 1892 के अधिनियम में निर्वाचन शब्द का प्रयोग वो हमें आगे देखने को मिलेगा। साथ ही वार्षिक बजट पे सदस्यों को विधान परिषद के प्रश्न व बहस का अधिकार मिलता है वार्षिक बजट या सार्वजनिक हित के प्रश्नों को, लेकिन पूरक प्रश्न या काउंटर क्वेश्चन का अधिकार नहीं मिलता। तो ये रहा 1858, 61 व 92 के अधिनियमों के बारे में। आगे हम लोग 20वीं शताब्दी के अधिनियमों को देखेंगे एक एक करके, जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ भी जो महत्वपूर्ण था वो मैंने बता दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।